नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन उनके बर्थडे के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं और जाहिर सी बात है जश्न भी उसी हिसाब से मनाया जा रहा है। लेकिन एमपी राउंडअप में आज हम बात करेंगे मोहन यादव सरकार के 9 महीनों की। 9 महीनों का माइलस्टोन मोहन यादव सरकार ने कुछ ही दिनों पहले पूरा किया है और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर प्रकाश भटनागर। भटनागर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे ट्रांजिशन की। बतौर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मोहन यादव मुख्यमंत्री बने। सरकार तो भाजपा की पहले भी थी और दोबारा भी बन गई, तो ये कितना मुश्किल या कितना आसान था भारतीय जनता पार्टी के लिए? मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि प्रकाश भटनागर साहब जो हैं वो दशकों से भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में कवर कर रहे हैं। देखिए, शिवराज सिंह चौहान का एक बहुत लंबा कार्यकाल रहा है। लगभग 16 साल से ज़्यादा वो मुख्यमंत्री रहे 4 बार में, और कह सकते हैं कि मोहन यादव सरकार का मतलब ये गर्भकाल खत्म हुआ है। 9 महीने हुए हैं, तो आप ये मान सकते हैं अभी बच्चा। हाँ, मतलब कि अब एक कह सकते हैं कि चीजों को बीच में लोकसभा का चुनाव 2-3 महीने का वो निकल गया, लेकिन वो ट्रांजिशन के बारे में। हाँ, लेकिन जब मोहन यादव ने सत्ता संभाली तो उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश शुरू से की है। जी। शिवराज सरकार ने बहुत सारे काम जो जनहित में थे या जो कह सकते हैं कि जो पब्लिक के लिए थे, तो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स थी, उनको तो मोहन यादव ने छुआ नहीं, क्योंकि सरकार, पार्टी, विचारधारा सब एक है। जी। तो वो सब योजना यथावत है। हम देख रहे हैं लाडली बहना से लेके जितने भी चर्चा करेंगे। हाँ, वो सब चल रही है। जो नई चीज हो सकती थी वो सबसे पहले उन्होंने की, जो शिवराज सिंह चौहान पे लगता था प्रशासनिक शिथिलता का आरोप जी, कि उनकी सरकार को ब्यूरोक्रेसी चलाती है। तो मोहन यादव ने पहली बार में ही ये मैसेज देने की कोशिश की कि वो प्रशासन को या ब्यूरोक्रेसी को अपने पर हावी नहीं होने देंगे, बल्कि कहना चाहिए कि ब्यूरोक्रेसी की लगाम वो अपने हाथ में रखेंगे या उसकी सवारी करेंगे। तो उसके उन्होंने कई सारे उदाहरण सरकार संभालने के बाद ही दिए। कुछ घटनाक्रम हुआ था शाहजहांपुर में, तो वहाँ के कलेक्टर को उन्होंने तत्काल हटाया। फिर इसे लगातार वो मैसेज देते चले गए, जिससे उन्होंने ये बताया कि वो सत्ता में जो बड़ा परिवर्तन है वो है कि प्रशासन के ऊपर मुखिया की, राजनीतिक मुखिया की पकड़ मजबूत है। तो ये पहला संदेश उन्होंने दिया। दूसरी बात यह है कि अभी उन्हें शिवराज सिंह चौहान से अगर हम तुलना करेंगे तो उनके साथ अन्याय हो जाएगा जी। उन्हें अपनी लकीर करने के लिए एक लंबा समय लगेगा। नहीं, लेकिन ट्रांजिशन स्मूथ रहा, मतलब हाँ, बिल्कुल स्मूथ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को या प्रदेश की ऐसा वो नहीं लगा कि मतलब बदलाव जो है, हाँ, ऐसा कोई झटका नहीं लगा कि कुछ सरकार बदलने से जो होता है। एज इट इज बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का मुख्यमंत्री है जी। जो शिवराज सिंह चौहान की योजनाएं थी यथावत चल रही है। प्रकाश जी, आपने सबसे पहले योजनाओं की बात की, तो सबसे पहले लाडली बहना योजना की बात मन में आती है, दिमाग में आती है। लाडली बहना योजना के बारे में जब ये सरकार नहीं बनी थी तब सवाल ये उठाया जाता था कि ये वोट खरीदने के लिए योजना बनाई जा रही है, ये कामयाब होगी या नहीं होगी। लेकिन अगर हो गई तो आफ्टर ऑल इसको कब तक चलाया जा सकता है, क्योंकि ये फाइनेंशियल ड्रेन होगा। लेकिन उसके बाद सरकार बनी। सरकार बनने के बाद इसके बारे में कहा जाने लगा कि ये लोकसभा चुनावों तक ये इसको बीजेपी किसी तरीके से खींचेगी, उसके बाद तो दे ही नहीं सकती। लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार लाडली बहना योजना का पैसा जो है महिलाओं के खातों में हर महीने जा रहा है। मेरा आपसे सवाल ये है कि इससे आपकी नजर में जो बाकी योजनाएं हैं मध्य प्रदेश की, उस पर क्या असर पड़ा है, और क्या इस योजना की वजह से अगर हम असेस करेंगे मोहन यादव सरकार का जो परफॉर्मेंस है इकोनॉमिक्स की फील्ड में या जो उस क्षेत्र में, क्या उसकी वजह से कहीं वो पिछड़ते नजर आ रहे हैं, एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा है उनके ऊपर? अब हम बात कर रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री के 100 दिन हो गए। प्रधानमंत्री ने चुनाव के पहले से कहा था कि रेवड़ी बांटने की संस्कृति से बचना चाहिए जी। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने इस बार बहुत बड़ा डिसीजन लिया था जी। और वो निश्चित तौर पे चुनाव जीतने के लिए एक बहुत मास्टर स्ट्रोक था जी। कि जिस तरह से आज बीजेपी महाराष्ट्र में फॉलो कर रही है उसको, महाराष्ट्र में वो फॉलो कर रहे हैं, झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन फॉलो कर रहे हैं, हर जगह आप कर्नाटक के अंदर कांग्रेस, ये अलग बात है, कांग्रेस पहले हिमाचल में लेके आई, हिमाचल के अंदर कर रही है। तो सभी जगह जो सरकारें ये कर रही है उनको फाइनेंशियल दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये सीधी सीधी जो नरेंद्र मोदी ने कहा था वो वाकई में रेवड़ी है जी। और एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये वोटर को खरीदने का
एक प्रयास है जी। आप इसको आप ये भी कह सकते हैं कि भाई जैसे मान लो लाडली बहना योजना से 1250 रुपए एक परिवार में जा रहे हैं, तो एक परिवार में 2-2, 3-3 महिलाओं को भी मिल रहा है, तो उनका आर्थिक स्तर बदला जी। है और उससे पूरा परिवार प्रभावित हुआ। तो जो वोट शेयर हमने मध्य प्रदेश में देखा, एक बार फिर से 163 सीटों का बहुमत, जहां 6 महीने पहले हम एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे थे, सरकार के वापस लौटने ना लौटने की बात कर रहे थे, वहां एकदम बम्पर बहुमत के साथ में सरकार बनी। तो मुझे लगता है कि अब इससे पीछे हटना तो बहुत मुश्किल है। अब इसके जो दुष्परिणाम होंगे जी। वो निश्चित तौर पे बाकी जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो चल रहा है जी, बाकी जो सरकार की योजनाएं हैं उन पे कहीं ना कहीं 100% अगर आप 12,000 करोड़ रुपए साल का एक तरह से आप मान लो मध्य प्रदेश सरकार के पास जो अपने रेवेन्यू है उनमें एक है शराब, एक है पेट्रोल और एक है खनिज जी। बस केवल आपके पास 3 रह गए, बाकी सब तो जीएसटी में चला गया, उसका आपको हिस्सा मिलेगा जी। तो आप शराब का जो आपका 12,500 रुपए का रेवेन्यू है वो मान लीजिए आपने लाडली बहनों को दे दिया, तो उसका असर सरकार के ऊपर पड़ेगा। तो इससे तो कोई सी भी सरकार, हम देख रहे हैं कर्नाटक की, तो जैसे को कहते हैं फाइनेंशियल प्रूडेंस कहते हैं कि भाई किस तरीके से ये सही है या गलत है, क्योंकि देखने के प्रकाश जी ये नजर में आ रहा है कि मतलब हमारे मध्य प्रदेश सरकार का जो सालाना बजट है उससे अधिक सरकार का ऋण हो गया है और लगातार ऋण बढ़ता जा रहा है। तो उधार में लेके घी पीना, ये चारवाक की जो थ्योरी है वो कितनी मध्य प्रदेश के लिए अच्छी साबित होगी लॉन्ग टर्म में? मुझे लगता है कि केवल मध्य प्रदेश की बात नहीं, पूरी दुनिया ही आजकल उधार लेके घी पी रही है जी। आप पूरी दुनिया की इकोनॉमी देख लीजिए, हर जगह उधारी है जी। और हमारे यहाँ पे भी हम देखेंगे कि जितना आसानी से आजकल लोन मिलता है जी, तो लोगों की शायद चुकाने की क्षमता भी है, तो मुझे लगता है मध्य प्रदेश सरकार भी चुका रही है, तो इसलिए उसको मिल रहा है। अगर मान लीजिए डिफॉल्ट हो जाएगी तो वो लोन मिलना भी बंद हो जाएगा। तो आपको पहली चिंता तो यही करनी कि आपको लोन मिलता रहे, तो आप उसे चुकाते भी रहोगे। तो ये भी एक तो लोन चुकाने के लिए भी लोन लेना पड़ रहा है। तो मतलब मुझे लगता है कि सब कोई तो डेट ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। हाँ, ये सभी मतलब केवल मध्य प्रदेश की बात नहीं है, जहां भी ऐसा हो रहा है और हर सरकार चुनाव जीतने के लिए हथकंडे कर रही है, क्योंकि अब आपको एक कहना चाहिए कि उदाहरण मिल गया कि ये सफलता की गारंटी है। अच्छा, ये पॉलिटिकल सफलता तो इससे हो गई, लेकिन अगर आप रेट करेंगे सरकार की परफॉर्मेंस इकोनॉमिक फ्रंट पर तो 10 में से कितने नंबर देंगे? देखिए, अभी हाल तो मात्र मोहन यादव की सरकार को 9 महीने हुए, तो हमें कोई बहुत ऐसा ज्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखता है यहाँ पे कि कोई ऐसी चीजें हो गई, कुछ योजनाओं के बारे में कि बंद हो गई, लेकिन मुख्यमंत्री बार बार दावा कर रहे हैं कि कोई भी योजना बंद नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि अभी कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है, इसलिए हम नंबर चाहे जो भी दें जी, लेकिन इसका असर निश्चित तौर पे आगे चल के होगा, दिखेगा निश्चित तौर पे दिखेगा। हमने जैसे दिग्विजय सिंह की सरकार में देखा जी कि दिग्विजय सिंह की सरकार के समय में उस समय भी फाइनेंशियल क्राइसिस थे, सैलरी बांटने के लिए भी पैसे नहीं होते थे कई बार, और कृषि जो मंडी बोर्ड है उससे पैसे लेके सरकार सैलरी बांटती थी। इस समय बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई कि जीएसटी का शेयर मध्य प्रदेश में काफी अच्छा है, तो उसका भी पैसा मिल जाता है, लेकिन अब वो सदुपयोग उसका कैसे हो रहा है जी, उस पैसे का सदुपयोग सरकार कैसे करेगी? रेटिंग देने से बच रहे हैं अभी फिलहाल। अगर हम रेटिंग देंगे तो आज की तारीख में क्या रेटिंग देंगे? अब 9 महीने की सरकार है, कोई ऐसा बड़ा क्राइसिस अभी सामने नहीं आया है, लेकिन आएगा जरूर, लेकिन आएगा, इसलिए रेटिंग देना उचित नहीं अभी को मतलब नहीं। अच्छा प्रकाश जी, ये तो इकोनॉमिक सिचुएशन की बात हो गई। अब लॉ एंड ऑर्डर पर अगर हम बात करें तो मोहन यादव की 9 महीने कानून व्यवस्था को लेकर के आप कैसे रेट करते हैं? क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। अभी इंदौर में पिछले दिनों गैंगरेप की घटना कैंटोनमेंट एरिया में हुई, हर तरफ पुलिस थानों में अगर आप देखेंगे, कल सिंगरौली में जो है पुलिस, एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें पुलिस वाले, बीजेपी के ही लोग उनसे वर्दी उतरवाने की बात कर रहे हैं, कपड़े फाड़े हैं एएसआई ने। टीकमगढ़ का एक वीडियो जुआ खेलते हुए पुलिस वालों का है। तो कानून व्यवस्था को आप कैसे देखते हैं? और ऊपर से बुलडोजर जस्टिस मोहन यादव कर रही थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। देखिए, मेरा ये मानना है कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में जो रेप वाली चीजें हैं, ये है, इसमें पुलिस इतना कर सकती है कि शिकायत आए तो समय पे कार्रवाई करे, दर्ज करे और अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करे जी। रोक तो कोई सी भी सरकार नहीं सकती, क्योंकि ये बहुत ही मानवीय अपराध हैं जिनमें आपको पता नहीं होता है कि कौन अपराधी है। एक तो एक आदतन अपराधी है कि 10-20 बार बलात्कार कर चुका है, तो आप उसको तो रोक सकते हो,
लेकिन बाकी बलात्कारों को आप कैसे रोक सकते हो, परिवार बाकी के नजदीक घटनाक्रम के को लोग होते हैं। कैसे रोक सकते हो, तो वो तो उसमें सरकार का योगदान नहीं। सरकार का योगदान क्राइम की रोकथाम में ये है कि वो तत्काल कार्रवाई करे, जी प्रॉपर तरीके से पुलिस रिस्पांस करे पीड़ित को। तो मुझे लगता है कि अभी हाल मध्य प्रदेश में ऐसी कोई शिकायत नहीं, कम से कम अपराध दर्ज हो रहे हैं। जी जैसे अभी हाल महू वाला मामला था तो तत्काल दर्ज हुआ, पुलिस ने पकड़ भी लिए। अब उसको रोक कैसे सकती थी पुलिस? ये स्वाभाविक है कि आप बहुत कहीं सुनसान जगह में जा रहे हो, वहां आपके साथ कोई घटना घटित हो गई तो वो पुलिस हर समय आने सकती है। लेकिन जैसे तो अगर हम उसको बात तो नहीं करें, कहते, लेकिन जैसे पुलिस वाले जुआ खेल रहे हैं जी या कोई अगर पुलिस वाला कह रहा है, तो कहीं ना कहीं वो जो सिस्टम के अंदर पुलिस का जो रोब होना चाहिए उसको बरकरार रखने की जिम्मेदारी सरकार की, राजनीतिक प्रशासन की और राजनीतिक इच्छा शक्ति, क्योंकि गृह मंत्री खुद मुख्यमंत्री है। जी तो मुझे लगता है ये बड़ी जवाबदारी मुख्यमंत्री के पास है और उसमें उन्हें प्रशासन को मैंने बोला कि प्रशासन को उन्होंने कसा है, तो मुझे लगता है कि इसमें और ज्यादा जरूरत है कसावट की, कि जो आप पुलिस का स्तर है उसमें जो छोटी छोटी घटना है तो निश्चित तौर पे ये करेगा तो वहां का एसपी जी। या जो उच्च अधिकारी है। लेकिन प्रकाश जी, एसपी को काम करने कहाँ दिया जाता है? जैसे अभी हाल ही फिलहाल रतलाम की घटना ले लीजिए। अब एसपी साहब ने एक अच्छे पुलिस ऑफिसर का ड्यूटी निभाते हुए सांप्रदायिक हिंसा को होने से रोका। जिस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही थी उसको कहा कि ये अफवाहें, इसको रोका, और रातों रात, क्योंकि उन्हीं की पार्टी का प्रेशर था तो उन्होंने रातों रात ट्रांसफर कर दिया। देखिए, राजनीतिक प्रेशर से आपको बचना पड़ेगा। इसका सीधा सा उपाय, अगर प्रशासन सही काम कर रहा है तो राजनीतिक, चूंकि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा तो बहुत स्पष्ट है जी और जिस तरह के दबाव सरकार पे आएंगे, मुख्यमंत्री खुद भी उस संगठन के बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है जी, तो मुझे लगता है कि उससे बच नहीं सकते। तो इस तरह की घटनाएं तो होंगी, निश्चित तौर पे आप नहीं रोक सकते। अगर संघ का दबाव आएगा और हिंदू संगठन वहां पे कहेंगे कि पुलिस गलत काम कर रही है तो पहली फुर्सत में मुख्यमंत्री उनकी सुनवाई करेंगे, चाहे पुलिस सही काम भी कर रही हो। सही काम भी कर रही हो सकता है, क्योंकि सुनना तो पड़ेगा आपको, अपने लोगों को पे भरोसा करना पड़ेगा ना जी कि पहले आपको निश्चित तौर पे कि ये जो शिकायत आई है तो जिन लोगों ने शिकायत की वो कितने प्रभावशाली है, जी, उस पर सरकार डिसीजन लेगी। तो मुझे लगता है उससे वो बच नहीं सकती। तो उससे अगर बच नहीं पाएंगे तो पुलिस के मोराल पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्योंकि अल्टीमेटली कानून व्यवस्था को मेंटेन करना, कि हिंदुस्तान में या मध्य प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा ना भड़के, इसकी जिम्मेवारी तो हर जिले के एसपी के ऊपर है। अगर एसपी के मन में ये हो जाएगा कि इसको अगर हम हिंदू संगठनों को रोकेंगे या निष्पक्ष तरीके से काम करेंगे तो रातों रात हमारा तबादला हो जाएगा। देखिए, तो घटनाएं तो हुई है हमें, जी बालाघाट में हुई, कल मंदसौर के अंदर हुई, रतलाम में हुई, जी। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कहीं भी कहीं दंगा फसाद जैसी नौबत नहीं अभी है, फिलहाल नहीं चीजें कंट्रोल हो जी। गई। तो बेसिक चीज है कि चीजों पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी। कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की कोशिश कई सारे तत्व अच्छा, करते हैं। प्रकाश, आपको क्या लगता है कि बिल्कुल जैसे जो राजा होता है उसको बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए? क्या मोहन यादव अपने 9 महीने में बिल्कुल निष्पक्ष? ये आज के राजनीतिज्ञों से अपेक्षा करना बेकार है। नहीं, मैं खास जब हम विचारधारा में बटे होते हैं, जब हम वो होते हैं, तो भले ही आप शासक हो। जी। अब हम चाहे नरेंद्र मोदी की बात करें तो वहां भी अपने एजेंडे पे सरकार चलती नहीं, है। बट यहाँ जैसे एक हिरेंद्र बहादुर सिंह थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के एक रात उनको भी जेल होकर आना जेल होकर आना पड़ा क्योंकि उन्होंने लोकेश शर्मा जी उनके ओएसडी से कुछ बोल दिया था। हाँ, मतलब अब जो भी घटनाक्रम हुआ मुझे उसके बारे में ज्यादा पता नहीं, लेकिन एक दिन उनको भी आया, वो बीजेपी के बड़े नेता हाँ, हैं, हाँ, बहादुर भी कई सारे लोगों के नजदीकी नेता हैं, लेकिन वो भी गए। तो मैं इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप निष्पक्ष कार्रवाई कह सकते हैं? निष्पक्ष तो ये जितनी है मतलब कह सकते हैं कि वो तो प्रभाव में भी हुई, और अगर कहना हो तो चूंकि बीजेपी के एक कार्यकर्ता पे हुई तो उसको आप निष्पक्ष भी कह दो। तो मुझे लगता है कि विचारधारा से तो कोई भी सरकार मुक्त नहीं हो सकती। तो उसमें हम ये अपेक्षा करें कि वो बहुत ही कोई राजा बहुत निष्पक्ष होगा, तो आज के दौर में तो कम से कम वो संभव नहीं है। तो विचारधारा के हिसाब से तो सरकारें चलेंगी, आज के दौर पर सरकार निष्पक्ष होगी ऐसा तो संभव शायद होता हुआ नहीं दिख रहा है, नहीं लग रहा है कि ऐसा संभव होगा। लेकिन जहां तक ये रेवड़ियों का सवाल है, मुफ्त में जो पैसा दिया जा रहा है और जो एक तरीके से वोटों को खरीदने के लिए शुरू किया गया था और उसको अब बंद करने में सरकार सक्षम नहीं है, उसके दुष्परिणाम अभी आना बाकी हैं। फिलहाल बहुत सारी सरकारी योजनाएं बंद जरूर हुई हैं, लेकिन सरकार अभी अपना ऋण वापस देने में कामयाब है। इसलिए अभी फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता कि उन योजनाओं की वजह से सरकार की वित्तीय स्थिति खराब बुरी तरह से हो गई है। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।